प्रिय छात्रों, आप लोगों के सामने एक नई खबर देने जा रहा हूं और वो नई खबर ये है कि अब हमने एक नया चैनल सिर्फ़ और सिर्फ करंट अफेयर्स के लिए अलग से प्रोवाइड करा रहा हूं और इसमें जो भी जानकारी होगी वो वीकली या बीच बीच में जो भी करंट आपके सामने आते रहेंगे वो सभी करंट अफेयर की क्लास मैं इस चैनल पर आप लोगों को प्रोवाइड कराता रहूँगा। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि करंट अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक है जो हर परीक्षा में, हर एग्ज़ाम्स में आपके 3-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, चाहे आपका पीसीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे वनडे का कोई एग्ज़ाम हो, चाहे पेट का एग्ज़ाम हो, कोई भी अगर ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस नहीं रहते होंगे। तो इसी चीज़ को देखते हुए हमने करंट अफेयर्स का एक नया चैनल लॉन्च करने जा रहा हूं और वो करंट अफेयर्स बाय गिरी सर। और इसके साथ साथ ये जो करंट अफेयर्स बाय गिरी सर है, ये हमारा जो मूल चैनल चल रहा है गिरी सर क्लासेज, उसके सब्सक्रिप्शन में आपको टोटल लिंक वगैरह भेज दिया जाएगा। सब्सक्रिप्शन में लिंक, डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह भेज दिया जाएगा। तो इस तरीके से करंट अफेयर जो भी आपका वीकली आएगा, वीकली के अलावा बीच बीच में भी कुछ ऐसे करंट अफेयर्स आते रहते हैं, उसका मैं 2 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट जिस हिसाब से उसकी व्याख्या करने की ज़रूरत होगी उस हिसाब से उन सारे करंट अफेयर्स को इस चैनल पे मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। और मैं ये उम्मीद करूँगा कि जो भी मैं करंट अफेयर्स की क्लास लूँ ऑब्जेक्टिव या फिर व्याख्यात्मक करके, उसमें से आप लोगों का भला हो। अब आते हैं आज के करंट अफेयर्स की क्लास में और इस करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स के क्लास में पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि द हीरो ऑफ टाइगर हिल ऑटोबायोग्राफी बाई परमवीर आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई। तो इसका आंसर हो जाएगा सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव। आंसर सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव। और ये जो योगेंद्र सिंह यादव थे, इनकी एक तरीके से कारगिल युद्ध में बहुत बड़ी भूमिका रही और इसी भूमिका को मद्देनज़र रखते हुए इनकी एक बायोग्राफी लिखी गई। और ये योगेंद्र सिंह, सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव सबसे कम उम्र में, उसी कारगिल युद्ध में इनके योगदान को देखते हुए सबसे कम उम्र में 19 वर्ष की अवस्था में इन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। तो इनका जितना भी जीवन परिचय वगैरह है ये सारी इस किताब में आपको प्रोवाइड होती हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे और अगला क्वेश्चन आपका है कि यूनेस्को द्वारा ग्लोबल लर्निंग सिटी में पहली बार किस भारतीय शहर को शामिल किया गया। तो आपका आंसर हो जाएगा, थोड़ा सा इसमें ऑप्शन में गलती टाइपिंग हो गई है और उस गलती टाइपिंग में आपका जो त्रिशूल है, यहाँ पर त्रिशूल की जगह पे त्रिशूर है और ये जो त्रिशूर है ये आपका केरल राज्य में स्थित है, जबकि आपका वारंगल जो है वो वारंगल आपका तेलंगाना में स्थित है, जबकि नीलांबूर जो है ये भी आपका तेलंगाना का ही एक शहर है। अब ये त्रिशूर जो है वो केरल की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है और ये विशेष रूप से स्वर्ण कला और आभूषण के लिए फेमस है। तो इसमें जो ऑप्शन दे दिया गया है वो ऑप्शन में थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गई है। इस मिसप्रिंटिंग में ऑप्शन डी में देना चाहिए था ए और बी दोनों। तो इस तरीके से यूनेस्को द्वारा ग्लोबल लर्निंग सिटी में पहली बार त्रिशूर एवं वारंगल तथा नीलांबूर शहर को ग्लोबल लर्निंग सिटी के रूप में शामिल किया गया है। अब ये जो ग्लोबल लर्निंग सिटीज़ नेटवर्क की जो शुरुआत हुई थी ये किस वर्ष हुई थी, तो ये आपका सन 2013 में, और इसी सन 2013 में यूनेस्को द्वारा इस ग्लोबल लर्निंग सिटी की शुरुआत की गई और 2013 के बाद से लगभग आपका 10 वर्षों के पश्चात, 9 वर्षों के पश्चात आपका पहली बार त्रिशूर एवं वारंगल तथा नीलांबूर को ग्लोबल लर्निंग सिटी के रूप में शामिल किया गया। ग्लोबल लर्निंग सिटी क्या होता है, तो इसमें ग्लोबल लर्निंग सिटी में एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट जिसमें क्वालिटी एजुकेशन हो और सेफ सिटी के रूप में वो सुरक्षित हो। तो इस तरीके से इन शहरों को भारत में पहली बार शामिल किया गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे और क्वेश्चन नंबर 3 है कि किसने स्वस्थ सबल भारत सम्मेलन की शुरुआत किया। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनसुख मंडविया।
और इसी डॉक्टर मनसुख मंडविया के द्वारा स्वस्थ सबल भारत योजना की शुरुआत की गई या सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, और 4 ये है कि किस पीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का निधन हो गया। तो ये स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ये किस पीठ से रिलेटेड थे, तो इसका आंसर हो जाएगा द्वारिका पीठ। अब चूँकि ये जो पीठ है, इस 4 पीठ की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा भारत के 4 स्थानों पर की गई थी, और वो आदि गुरु शंकराचार्य ने जो 4 पीठों की स्थापना किया था उसका एक ट्रिक भी है, और ये भारत के 4 कोनों पर स्थापित किया था, और उसका ट्रिक है बापू दा श्री न्यूज। बापू दा श्री न्यूज, श्री न्यूज NEWS। उड़ी गुजक, उड़ी गुजक। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 3 लाइन में ये ट्रिक आपके सामने आ रहा है, और इस 4 पीठ की स्थापना ये मत सोचिएगा कि स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। ये 4 पीठ की स्थापना, मैं फिर एक बार रिपीट करता हूँ कि भारत में 4 पीठ की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा किया गया, और वो बा से आपका हो गया बद्रीनाथ, किस दिशा में, तो N से आपका हो गया नॉर्थ, U से हो गया आपका उत्तराखंड, पू से आपका निकल गया पुरी, और पुरी जो है ईस्ट में किस स्टेट में, तो उड़ी से आपका निकल गया उड़ीसा, दा से द्वारिका, द्वारिका जो है वेस्ट में, और ये गुज से आपका हो गया गुजरात, और श्री से श्रृंगेरी पीठ, और ये कहाँ स्थित है, कर्नाटक। तो इसी आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित स्वरूपानंद सरस्वती का निधन अभी हाल फिलहाल में हुआ, और ये द्वारिका पीठ के मठाधीश हुआ करते थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुलाम अली को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया किस केंद्र शासित प्रदेश के हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर। और ये जो हैं गुलाम अली, ये गुलाम अली जम्मू कश्मीर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, और इन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या जो निर्धारित है, वो अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 निर्धारित है, और इस 250 में आपके 238 सदस्य केंद्र तथा राज्यों से चुन करके जाते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों तथा राज्यों से, और 12 सदस्य जो होते हैं ये क्या होते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। अब ये जो 12 मनोनीत किए जाते हैं, इसी 12 में आपका गुलाम अली को जम्मू कश्मीर से राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया। अगर वर्तमान पूछेगा कि राज्यसभा में वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 245, और इस 245 में आपके 233 जो हैं वो केंद्र शासित प्रदेश तथा राज्यों से चुने जाएंगे, जबकि 12 मनोनीत किए जाएंगे। तो इस तरीके से 12 सदस्यों को ऐसे सदस्य या भारत के ऐसे व्यक्ति जो साहित्य, विज्ञान, कला या समाज सेवा में अपना विशेष योगदान रखते हैं, उसी को राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। इसमें जो है आपका अभी पिछले वर्ष जुलाई 2022 में 4 नए सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था, जिसमें उड़न परी के नाम से फेमस हैं PT उषा, उसके बाद से इलैया राज जो कि संगीतकार हैं, विजेंद्र प्रसाद जो कि स्क्रिप्ट राइटर हैं, और वीरेंद्र हेगड़े एक समाज सेवी के रूप में शामिल हैं। तो इसके पहले आपका गुलाम अली के पहले जुलाई 2022 में इन 4 सदस्यों को मनोनयन किया गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे कि देश के प्रथम CDS बिपिन रावत के नाम पर किस मिलिट्री कैंप का नाम रखा गया, तो आंसर आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अब यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में आपकी एक जगह है कीबीथू, अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है कीबीथू, और ये जो कीबीथू है, इसी कीबीथू का नाम पहले हुआ करता था आपका कीबीथू मिलिट्री कैंप, और इसी कीबीथू मिलिट्री कैंप का नाम बदल करके जनरल बिपिन रावत मिलिट्री कैंप नाम कर दिया गया, और ये कीबीथू में है। और कीबीथू आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जो भारत का सबसे पूर्वी
भारत का सबसे पूर्वी बिंदु माना जाता है। ये जो आपके जनरल बिपिन रावत हैं, ये भारत के प्रथम CDS के रूप में इनकी नियुक्ति की गई थी, लेकिन दुर्भाग्यवश ये अपना कार्यकाल पूरा करने के पहले ही 8 सितंबर 2021 को तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। अब ये जो किबीथू मिलिट्री कैंप था, इसका नया नाम हो गया है जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन, और जिसकी घोषणा रिटायर्ड ब्रिगेडियर BD मिश्रा तथा अरुणाचल प्रदेश के CM पेमा खांडू के द्वारा किया गया। पेमा खांडू। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 15 सितंबर 2022 को किस टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा किया? तो इसका आंसर हो जाएगा रोजर फेडरर। और ये जो रोजर फेडरर हैं, ये टेनिस खिलाड़ी हुआ करते हैं, और इन्होंने टेनिस खिलाड़ी, और ये स्विट्ज़रलैंड, ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो इनका जन्म हुआ था स्विट्ज़रलैंड, और ये स्विट्ज़रलैंड के लिए ही टेनिस खेलते हैं, स्विट्ज़रलैंड। और इसी टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर के द्वारा ये घोषणा किया गया कि अंतिम बार मैं लंदन में आयोजित होने वाला लेवर कप में भाग लेने के पश्चात मैं टेनिस से संन्यास ले लूँगा। और ये रोजर फेडरर जो है अब तक 103 ATP खिताब जीत चुके हैं, और ये ATP खिताब जो होता है वो टेनिस से संबंधित एक प्रतियोगिता होती है। इसके साथ साथ ये 20 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता भी जीत चुके हैं। और ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता में आपकी 4 प्रतियोगिताएं शामिल होती हैं, जिसमें आपका US ओपन हो गया, ऑस्ट्रेलियाई ओपन हो गया, अमेरिकी ओपन हो गया और विम्बलडन हो गया। और ये 4 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता, जो कि चारों को मिला करके आपका ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता के नाम से जाना जाता है, तो ये अब तक कुल मिला करके 20 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता जीत चुके हैं। और इस ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता में ऑस्ट्रेलिया ओपन की पहली जो शुरुआत की गई थी 1905 में, फ्रेंच ओपन की शुरुआत 1891 में, और विम्बलडन ओपन की शुरुआत 1877 में, जबकि US ओपन की शुरुआत 1881 में किया गया था। और अभी हाल फिलहाल में ये जो आप फिगर देख रहे हैं, ये फिगर आपका है सेरेना विलियम्स का। और सेरेना विलियम्स ने भी, ये तो रोजर फेडरर आपका 15 सितंबर 2022 को घोषणा किया, और जबकि सेरेना विलियम्स 3 सितंबर 2022 को ही इन्होंने खेल से संन्यास लेने की घोषणा कर दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि 2 सितंबर तथा 9 सितंबर 2022 को भारत के किस राज्य में 5 नए जिले की घोषणा की गई? तो आंसर हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। और इसी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सितंबर 2022 में 2 सितंबर और 9 सितंबर 2022 को 5 नए जिलों की घोषणा किया। और 5 नए जिलों की घोषणा करने के पश्चात छत्तीसगढ़ में कुल जिलों की संख्या अब कितनी हो गई? तो छत्तीसगढ़ में कुल जिलों की संख्या आपका 33 हो गई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में ये है कि एशिया कप 2022 किसने जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका श्रीलंका। इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। और इसी श्रीलंका के द्वारा जो फाइनल मैच एशिया कप का खेला गया, वो एशिया कप का फाइनल मैच जो है श्रीलंका और पाकिस्तान, श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान के मध्य खेला गया, और इसमें श्रीलंका जो है वो विजयी रहा। और इस फाइनल मैच का जो आयोजन किया गया वो दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में किया गया है। इसके साथ साथ श्रीलंका जो है वो छठवीं बार आपका एशिया कप जीता है। इसके साथ साथ जो एशिया कप का फाइनल मैच खेला गया, उस एशिया कप के फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच जो हुए थे वो भानुका राजपक्षे श्रीलंका को, इनको मैन ऑफ द मैच फाइनल में दिया गया। इसके साथ साथ श्रीलंका विजेता टीम को $1.5 लाख, जबकि पाकिस्तान को $60 लाख प्राप्त हुआ। तो इस तरीके से प्लेयर ऑफ द सीरीज, और जो प्लेयर ऑफ द सीरीज हुआ वो प्लेयर ऑफ द सीरीज में वानिंदु हंसरंगा, और इन्हें, ये श्रीलंका के खिलाड़ी हैं वानिंदु हंसरंगा, जिन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज़ दिया गया। और
उपविजेता को 60 लाख रुपया प्रदान किया गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। और क्वेश्चन नंबर 9 के बाद से आपका आता है क्वेश्चन नंबर 10। भारत ने ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर कितने दिनों तक तिरंगा झुकाकर राजकीय शोक की घोषणा की गई? आंसर हो जाएगा आपका 1 दिन। अब ये एलिजाबेथ द्वितीय जिनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु 8 सितंबर 2022 को हुई थी। और जब 8 सितंबर 2022 को इनकी मृत्यु हुई तो 10 सितंबर 2022 को भारत सरकार के द्वारा 1 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया। अब ये राजकीय शोक या राष्ट्रीय शोक होता क्या है? तो इस राष्ट्रीय शोक के दौरान आपका कोई भी आधिकारिक सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह आयोजित नहीं किया जाता है और पूरे भारत में राष्ट्रध्वज जो है वो आधा झुका रहता है। तो इस तरीके से भारत सरकार के द्वारा इनके मृत्यु के शोक में 1 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया। अब ये जब इनकी मृत्यु हो गई तो नया ब्रिटिश किंग किसे चुना गया? तो इनकी मृत्यु के पश्चात भारत का ब्रिटेन के जो थे वो चार्ल्स III जो है ये ब्रिटेन के नए सम्राट के रूप में इनका जगह लेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 है कि विश्व आत्महत्या, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है और मिसप्रिंट में आप लोग सुधार लीजिएगा कि विश्व आत्महत्या निवारण रोकथाम या निवारण दिवस, रोकथाम इसमें मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा, तो बीच में आप लोग ऐड कर लीजिएगा कि विश्व आत्महत्या रोकथाम निवारण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 10 सितंबर। और ये 10 सितंबर 2022 को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया। और इसका थीम था आपका कि लोगों को अपने काम के जरिए उम्मीद पैदा करना, जिसकी इंग्लिश हो जाएगी क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन, लोगों को अपने काम के जरिए उम्मीद पैदा करना। अब एक हिसाब से प्रत्येक वर्ष एक संस्था है NCRB, और इसी NCRB रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2021 में लगभग 1,64,033 लोगों द्वारा सुसाइड किया गया, जिसमें डेली वेजेस वाले में 25% लोगों ने सुसाइड किया, जबकि हाउसवाइफ के रूप में 14% लोगों द्वारा सुसाइड किया गया। जबकि स्टूडेंट का जो डाटा इन्होंने जारी किया NCRB ने, वो 8% तक एक वर्ष में लोगों ने सुसाइड किया, जबकि फार्मिंग सेक्टर से 6.6 लोगों द्वारा सुसाइड किया गया। तो इस तरीके से NCRB एक संस्था होती है और इसी NCRB संस्था के द्वारा प्रत्येक वर्ष आत्महत्या या सुसाइड का डाटा जारी किया जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा सुसाइड करने वालों की संख्या डेली वेजेज, ऐसे मजदूर जो डेली काम करते हों और अपना डेली का डेली कमाते हों और जीवन यापन करते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा इन्हीं लोगों के द्वारा सुसाइड किया गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 12 में ये है कि देश में रिटेल महंगाई, ये भी थोड़ा सा मिसप्रिंट है, महंगाई दर बढ़कर कितने प्रतिशत हो गया? तो ये जो महंगाई दर है ये आपका 7% हो गया। अब इस महंगाई दर में 7% इसका अभी हाल फिलहाल में डाटा जारी किया गया, जबकि नियम के अनुसार महंगाई दर कितनी होनी चाहिए? तो केवल 4% होनी चाहिए, 4% होनी चाहिए, और उसके बाद से 2% ऊपर या 2% नीचे होना चाहिए। मतलब रूल के अनुसार महंगाई दर 4% होना चाहिए, इससे अधिक आपका 2% ऊपर बढ़े या 2% नीचे। लेकिन उसके बावजूद 2% बढ़ करके ना ये, बल्कि कितना हो गया? 7% हो गया। अब इससे ज़्यादा, अगर इससे ज़्यादा महंगाई होती है तो इसका मतलब ये हो गया कि आम लोग और देश की अर्थव्यवस्था को क्या होता है? नुकसान होता है। उसके साथ साथ जैसे कि हमारा जो 100 रुपया है, अब इस कंडीशन में महंगाई दर 7% हो गई, तो इस 7% महंगाई की वजह से हमारे 100 रुपये की वैल्यूएशन कितनी हो गई? 93 रुपीज़, केवल 93 रुपया ही हमारे 100 रुपये का वैल्यू है। तो इस तरीके से अभी हाल फिलहाल में जो डाटा उत्पन्न हुआ उसके हिसाब से भारत में महंगाई दर 7% निर्धारित की गई।
तो इस तरीके से आज जो भी एक सप्ताह का जो भी करंट अफेयर्स आया, ये करंट अफेयर्स हमने आपको प्रोवाइड करा दिया। और जितनी भी अभी हमने शुरू में ही बताया कि इस करंट अफेयर्स की टोटल क्लासेस जो है नए चैनल पे आप लोग देख सकते हैं। और वो नया चैनल करंट अफेयर्स बाई गिरी सर के नाम से होगा। और ये जो करंट अफेयर्स बाई गिरी सर के नाम से चैनल होगा, अब इसी चैनल पर मैं जितने भी करंट अफेयर्स आपकी क्लासेज रहेंगी वो सारे करंट अफेयर्स इसी पे प्रोवाइड होते रहेंगे। आज के लिए थैंक यू सो मच।